23 जुलाई 2020 आर्मेनिया ने रशिया के साथ आर्मेनिया और अजरबैजान बॉर्डर पर जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम एक्सरसाइज की घोषणा की। उसी के अगले हफ्ते 29 जुलाई से 10 अगस्त तक बॉर्डर पर अजरबैजान ने मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। अजरबैजान ने सितंबर के शुरुआती दिनों में मिलिट्री एक्सरसाइज को जारी रखा और इसमें तुर्की का इन्वॉल्वमेंट था। 27 सितंबर में रिपब्लिक ऑफ आर्शक के प्रेसिडेंट के मुताबिक 8:03 अजरबैजान आर्म फोर्सेस ने आर्टिलरी और एरियल स्ट्राइक से उन्होंने नागरिकों पर हमला किया। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान के मुताबिक आर्मेनिया आर्म फोर्सेस द्वारा किए गए हमले को उन्होंने काउंटर किया। इन सब हमलों को ध्यान में रखते हुए रिपब्लिक ऑफ आर्शक की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल की घोषणा की। अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव ने राष्ट्र को संबोधन करते हुए पड़ोसी देश के साथ हो रही मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कहा। अजरबैजान मिलिट्री ने टैंक, आर्टिलरी, मिसाइल सिस्टम और एयरक्राफ्ट को तुरंत नागोर्नो काराबाख की तरफ डिप्लॉय किया। आर्मेनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक अजरबैजान आर्म फोर्सेस ने उनके वेरेंडिस टाउन पर हमला किया। नागोर्नो काराबाख के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के आर्म फोर्सेस ने एक दूसरे पर भारी हमला शुरू कर दिया। लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पर दोनों आर्म फोर्सेस के हमले बेकाबू हो चुके थे। कई सारे टैंक्स और आर्टिलरी के हमलों ने दो देश के सालों पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को भयानक बढ़ावा दिया। नागोर्नो काराबाख जो इन दो देशों के मिलिट्री वॉर की वजह बनी। आखिर नागोर्नो काराबाख जैसी पहाड़ी विस्तार को क्यों आर्मेनिया और अजरबैजान के दुश्मनी की वजह बताई जाती है? इस दुश्मनी की जड़ कितने सालों पुरानी है? इन सवालों के जवाब बहुत पेचीदे हैं। बने रहिए इस विषय की जानकारी में। नागोर्नो काराबाख, जिसका अधिकतम हिस्सा अजरबैजान में है, इस पहाड़ी विस्तार में 94% आबादी आर्मेनिया के लोगों की है। इसलिए दोनों देश इस जगह को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। यह वजह बनी दोनों देशों के दुश्मनी की। नागोर्नो काराबाख की ये पेचीदा विषय की जड़ प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है। एक समय आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। नागोर्नो काराबाख के विषय में दो देशों के तनाव को ध्यान में रखते हुए पीपल्स कमिश्नर फॉर नेशनैलिटी के प्रमुख जोसेफ स्टालिन को बढ़ती समस्या को रोकने की जिम्मेदारी मिली। 4 जुलाई 1921 की कमेटी बैठक में 4:3 वोट से नागोर्नो काराबाख को सोवियत सोशल रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया में सम्मिलित करने की मंजूरी मिली। अजरबैजान को यह फैसला मंजूर न हुआ, लेकिन फैसला में बदलाव आया और अजरबैजान के पक्ष में फैसला आया। 1923 में NKAO यानी नागोर्नो काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट का गठन हुआ, जिसमें नागोर्नो काराबाख में रह रहे 94% बहुसंख्यक आर्मेनियन को वहां रहने की अनुमति मिली। नागोर्नो काराबाख को अजरबैजान में जोड़ दिया गया, तो इसका मतलब इस जगह में बहुसंख्यक आर्मेनियन की थी, लेकिन इस जगह को अजरबैजान का हिस्सा माना गया। आर्मेनिया और अजरबैजान के मुताबिक सोवियत यूनियन ने उनके साथ डिवाइड एंड रूल का सिद्धांत अपनाया। वहीं कुछ देशों का मानना था कि सोवियत यूनियन द्वारा किए गए इस फैसले का सीधा मतलब था टर्की के फील्ड मार्शल मुस्तफा कामल के साथ अपने संबंध को सुधारना। उसी के अगले दशक सोवियत राज में आर्मेनिया के लोगों को फिर से नागोर्नो काराबाख को अपने साथ जोड़ने की इच्छा जताई। आर्मेनियन कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मंशा को पूरी करने का भरसक प्रयास भी किया। आर्मेनियन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सेक्रेटरी अगाशी कनिजान ने जोसेफ स्टालिन को अपनी शिकायत पेश की और साथ ही साथ नागोर्नो काराबाख और नकीशेवन को आर्मेनिया के साथ जोड़ लेने की विनती की। लेकिन 6 जुलाई 1936 में अगाशी कनिजान की हत्या जोसेफ स्टालिन के पीपल्स कमिश्नर ऑफ इंटरनल अफेयर लॉवरेटी बेरिया ने करवाई। इसी से आर्मेनिया के लोगों में बढ़ती विद्रोह की आवाज को बंद करवा दिया गया। जोसेफ स्टालिन की मौत के बाद सन 1963 में 2500 आर्मेनियन नागरिकों ने पिटीशन साइन की, जिसमें उन्होंने काराबाख को आर्मेनिया के कंट्रोल में या फिर रशिया के कंट्रोल में रखने की बात कही। 1960s और 70s के दशक में आर्मेनिया और अजरबैजान नागरिकों के बीच हिंसा बढ़ने लगी। 1985 में सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मिखाइल गोर्बाच सत्ता में आए। उन्होंने दो नए पॉलिसी का गठन किया, जो थी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका
पॉलिसी का इकोनॉमिक रिफॉर्म का और ग्लासनोस्ट पॉलिसी में सोवियत यूनियन के नागरिकों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कम करने की बात की थी। 20 फरवरी 1988 में इमरजेंसी सेशन ऑफ असेंबली में रीजनल सोवियत ऑफ कारबाख के लीडर्स ने नागोर्नो कारबाख ऑटोनोमस रीजन को आर्मेनिया में ट्रांसफर करने का रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन में रोड़ा अटकाने के लिए बोरिस केवोकोव को नागोर्नो कारबाख ऑटोनोमस रीजन पार्टी के सेक्रेटरी पद से निकाल दिया गया। 22 फरवरी 1988 में अस्केरियन टाउन में आर्मेनिया और अजरबैजान लोगों के बीच क्लैश हुआ, जिसने हिंसा को बढ़ावा दिया। इन्हीं सब चीज़ों को रोकने में असमर्थ लोकल पुलिसमैन ने 2 लोगों पर गोली चला दी। दोनों अजरबैजान के थे। दोनों की मौत ने प्रोटेस्ट को अनकंट्रोलेबल वायलेंस का रूप दे दिया। फिर यह हिंसा भारी राइट्स में बदल गया। राइट्स में हुए खून खराबों में 26 आर्मेनियन और 6 अजरबैजानी लोग मारे गए। आर्मेनिया लोगों का नरसंहार होने लगा। बलात्कार, हथियार, लूट जैसे कई गलत काम आर्मेनिया के लोगों के साथ होने लगे। 23 मार्च 1988 में सोवियत यूनियन ने नागोर्नो कारबाख को आर्मेनिया के साथ जोड़ने का फैसला रद्द कर दिया। धीरे धीरे नागोर्नो कारबाख में आर्मेनियन की संख्या ना के बराबर हो गई। (1991) में सोवियत यूनियन भंग हुआ और उसके बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हथियार जमा करने की होड़ मची। कारबाख में हथियारों को गुप्त जगहों पर रखा गया, जिससे अजरबैजान को बहुत फायदा हुआ। आर्मेनिया में 3 मिलिट्री डिवीजन स्टेशन थे, जबकि अजरबैजान के पास 5 और साथ में 5 मिलिट्री एयरफील्ड्स। आर्मेनिया के पास अम्यूनेशन से भरे 500 रेलवे ट्रक थे, जबकि अजरबैजान के पास 10,000। मिखेल गोरबाच ने 25 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर से इस्तीफा दे दिया। कजाकिस्तान, रशिया, बेलारूस जैसे कई देशों ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। फरवरी 1992 में फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स ने CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट में खुद को मजबूत किया। आर्मेनिया को तुर्की डिवीजन का डर सता रहा था, इसीलिए CIS में जुड़ जाना उन्होंने खुद को बेहतर समझा। CIS ने अपना हेडक्वार्टर स्टेपनेकार्ट में बनाया। CIS का मुख्य काम था फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक के बीच शांति का माहौल बनाए रखना। नवंबर 1993 में अजरबैजान ने अपने वेपन्स में इजाफा किया। 286 टैंक्स, 842 आर्म्ड व्हीकल्स और 386 आर्टिलरी पीसेस खरीदकर अपने वेपन डिपार्टमेंट को मजबूत किया। आने वाले तनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी आर्मी को मजबूत करना 2 देशों का लक्ष्य बन चुका था। 18 से 45 साल के आदमियों को लेकर आर्मेनिया ने अपनी आर्मी के मैन पावर को बढ़ाया। नागोर्नो कारबाख में आर्मेनियन वुमेन ने आर्मी ज्वाइन किया। उनका काम था फर्स्ट एड और मेडिकल डिपार्टमेंट से घायल सैनिकों को ठीक करना। अजरबैजान ने 30,000 लोगों को नेशनल आर्मी में और 10,000 लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल किया। अजरबैजान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर कॉलोनेल सूरत हुसैनोव ने नेतृत्व में वेपन्स की अच्छी डीलिंग हुई। सोवियत के पूर्व जनरल एनाटोली ज़ेनोविच आर्मेनियन आर्मी के ऑपरेशंस में प्लानिंग का हिस्सा बने। 1993-94 वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स में आर्मेनिया और अजरबैजान के मैन पावर और मिलिट्री व्हीकल्स की गिनती कुछ इस तरह से थी। (1988 से 1994 के 6 साल लंबी लड़ाई बाद दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हुए। अजरबैजान अपने भारी नुकसान और आर्मेनियन फोर्सेस के बढ़ते कदम को देख रशिया द्वारा सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार करना सही समझा। अजरबैजान को इस बात का डर था कि आर्मेनिया फोर्सेस के बढ़ते कदम कहीं उनके राजधानी बाकू तक न पहुंचे। 5 मई 1994 में रशिया दोनों देश के मीडिएटर का काम किया था और 12 मई को सीज फायर कर देने की बात कही। आर्मेनिया, अजरबैजान और रिपब्लिक ऑफ आशक के डिफेंस मिनिस्टर ने सीज फायर एग्रीमेंट्स पर साइन किया। इस एग्रीमेंट का अजरबैजान ने भी स्वागत किया। 2008 की शुरुआत में नागोर्नो कारबाख के मामले में आर्मेनिया अजरबैजान के बीच चिंता का माहौल बढ़ा। लगातार लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पर दोनों फोर्सेस के बीच गोलीबारी की घटना बढ़ने लगी। इस बार अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने नागोर्नो कारबाख को खुद के साथ जोड़ने की बात को लेकर दो देश के बीच में फिर से तनाव का माहौल बनाया।
5 मार्च 2008 को मेराडकार्ट में हुई सीज फायर उल्लंघन में 16 सैनिक मारे गए। इससे बात आर्टिलरी और भारी मशीन गन्स के हमलों तक जा पहुंची। मिड 2010 और जुलाई अगस्त 2014 में भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ। अजरबैजान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते जा रही थी। प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने आर्मेनिया को युद्ध की धमकी दी। अप्रैल 2016 में नागोर्नो कराबाख क्लैशेस ने 1994 के बाद की सबसे भयानक स्थिति सामने आई। इस क्लैश में अजरबैजान के 12 सैनिक मारे गए और एक Mi-24 हेलीकॉप्टर और टैंक बर्बाद हुए। दूसरी तरफ से आर्मेनियन प्रेसिडेंट सरश सरगासान के मुताबिक आर्मेनिया के 18 सैनिक मारे गए। 2016 से लेकर अब तक काफी कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस और वॉर आउट हो चुके हैं। करंट सिचुएशन में बहुत बड़ा युद्ध दोनों के बीच में है, जो शायद ही थमने का नाम लेगा। तो दोस्तों, ये थी नागोर्नो कराबाख को लेकर आर्मेनिया अजरबैजान वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स की जानकारी। इन जानकारियों को हमने आसान भाषा में प्रस्तुत किया है, जिससे आप सभी को इस कॉन्फ्लिक्ट की जानकारी आसानी से पहुंचे। तो मिलते हैं फिर कुछ नए मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।